ना, ये एग्जैक्टली इनवर्स ऑफ द फंक्शन है, tan का इनवर्स tan इनवर्स 2। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हमारे कोर्स में, लेकिन वो 12th पढ़ा जाएंगे फंक्शंस के साथ, उसके लिए भी लिखो। बट ये नोटेशन बहुत सिंपल है, tan अल्फा इज 2 देन अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ 2। तो इतना लिखने के बाद अब हमारे पास एक बार फिर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा आ गया, एंड जनरल सॉल्यूशन टू tan x इक्वल टू tan थीटा को पता ही है, तो वहां से आंसर आएगा थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, एंड यू जस्ट नीड टू मेंशन दैट n इज एनी इंटीजर एंड अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2। दैट्स इट, आ गया आंसर। तो जनरल सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पार्ट है ना? नहीं, सेकंड पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री। सर मतलब हमारे जनरल सॉल्यूशन में एक ऐसा टर्म रह सकता है जो हमने डिफाइन किया है। देखो tan इनवर्स 2 एक एंगल है जो हाँ हमको फिलहाल नहीं पता, 2 पाई बाय 3 तो एक एंगल ही है जिसके बारे में हमको पता था। एक डिफरेंस होना बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। इसको हम पाई की टर्म्स में लिख नहीं पा रहे हैं, तो हम इसको tan इनवर्स 2 लिख रहे हैं, एक सिंबॉलिक फॉर्म में, और यहाँ पे हमें एंगल पता है तो हमने 2 पाई बाय 3 लिखा हुआ है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज जो आंसर लिखा हुआ है देखो उसी फॉर्म में है, ये भी उसी फॉर्म में और ये भी उसी फॉर्म में। और रही बात लास्ट पार्ट की, तो ये सेकंड पार्ट है, इसके बाद 2 पार्ट्स और हैं ट्रिग्नोमेट्री के, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, 2 पार्ट्स और ट्रिग्नोमेट्री के। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन के बाद सेवेंथ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। तो फिफ्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 sec स्क्वायर थीटा। 4 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, कोई बात नहीं। अब यहाँ से हमारे पास चॉइसेस क्या हैं कि हम tan को sec में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हम sec को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम वो करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे पास एक फंक्शन में आंसर आ जाए। मैंने sec को tan में कन्वर्ट किया, तो 4 tan स्क्वायर थीटा 3 tan स्क्वायर थीटा ये सबट्रैक्ट हो गया। देखो यहाँ पे आ गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3। नो नीड टू टेक स्क्वायर रूट, बिकॉज अगर तुम्हें याद हो कल की क्लास में मैंने तुम्हें जो फोर्थ पॉइंट दिखवाया है, यू कैन सी दिस इज tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर ऑफ पाई बाई 3, राइट, √3 का स्क्वायर है। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, जिसका जनरल सोल्यूशन तुम्हें क्या लिखवाया गया है, x equals to n pi plus minus theta. So answer is n pi plus minus pi by 3 for n belongs to I. ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने जो फोर्थ पॉइंट लिखवाया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बेसिक थे, फोर्थ पॉइंट भी ध्यान रखना कि जो स्क्वायर वाली टर्म आएगी, चाहे वो sin स्क्वायर x इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा हो, या फिर cos स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा हो, या फिर tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा हो, हर एक क्वेश्चन का आंसर ही x equals to n pi plus minus theta, where theta is, इस क्वेश्चन के लिए theta is 5/3, तो आंसर is n pi plus minus 5। ये हो गया सेवेंथ क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2 sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 2। अब थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन हमें करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हम अगर 2 sin स्क्वायर x को शिफ्ट कर दें लेफ्ट हैंड साइड में और sin 2x को मैं ओपन कर लूं, सो दिस इज 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इक्वल टू 2 कॉमन 1 माइनस sin स्क्वायर x, दिस इज 2 cos स्क्वायर x। यहां तक सभी ने सॉल्व कर लिया होगा, है ना। एंड देन समझ गए सर। शुड वी कैंसिल cos स्क्वायर x? नो नो, बहुत पहले बताया है, और ये डिस्कशन क्वाड्रेटिक में हो चुका है, उसके पहले भी हो चुका है अलजेब्रा में, that we should avoid cancelling, instead we should take common। याद रखो। तो यहाँ पे चलो 2 तो हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है। 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x minus cos स्क्वायर x equals to 0, and now you take 2 cos स्क्वायर x common। 2 cos स्क्वायर x हमने कॉमन दिया, तो यहाँ क्या बचेगा, sin स्क्वायर x minus 1/2 equal to 0। So you can see there are 2 types of solutions possible. First is cos square x equal to 0, and second is sin square x equal to half, right? Cos square x equal to 0 और sin square x equal to half। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। cos square x equal to 0 का सोल्यूशन क्या होगा? cos square x equal to 0 का सोल्यूशन क्या होगा?
या तुम स्क्वायर रूट ले सकते हो तो 0 है तो फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस तो आएगा नहीं। cos x इक्वल्स टू cos pi by 2, n pi plus or minus pi by 2 वो भी लिख सकते हो, या फिर 2n pi 2 plus n minus pi pi, 2n pi plus 2n or minus pi by 2 दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही चलेगा। अगर तुम स्क्वायर यहाँ मेंटेन रखते हो तो n pi वाला लिख लो, और स्क्वायर हटा देते हो तो 2n pi लिख लो। अभी दिखाता हूँ दोनों आंसर सेम ही। अच्छा ये क्या है, sin स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या लिखोगे बताओ, sin स्क्वायर x इक्वल्स टू pi by 4 sin square 45 sin square pi by 4. यहाँ पे लोग गलती करते हैं sin pi by 6 लिख देते हैं। रिमेंबर लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर लाना पड़ेगा, सो इट इज नॉट हाफ, मतलब हाफ कंसीडर मत करो, इट इज 1/√2 का स्क्वायर, और 1/√2 sin pi by 4 होता है। So you've got two answers, x equals to n pi plus minus pi by 2 union or sin square x equal to sin square theta is also n pi plus minus theta, so n pi plus minus pi by 4 or n belongs to I. सर एक चीज पूछूं पूछो। सर, यूनिटी क्या होता है? क्वेश्चन आया था 1 1 1 1 सर, वो छोड़ दिया सर, नहीं तो आ जाता। यूनिटी मतलब यूनिट, वन यूनिटी, कमाल है, उसको छोड़ने क्या मतलब सर मुझे यही सिंबल लगा सर, वो यू वाला ऐसा, मतलब इसका क्या मतलब तो होता है? यूनियन है, यूनियन और भाई वो यूनिटी यूनियन है। वही सर, कंफ्यूजन। चलो कोई बात नहीं, अभी समझो यूनिटी मतलब वन। सो अब कुछ लोग आंसर मैच करेंगे, उनको थोड़ा डिफरेंट दिखाई देगा। जैसे अभी किसी ने पूछा था कि आंसर मेरा प्लस माइनस आ रहा है, अगर मैं पाई बाई 2 कॉमन निकालूं यहाँ पर, ये आएगा 2n प्लस माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। दूसरा आंसर एग्जैक्टली मैच कर रहा है, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, बट जो पहला आंसर है वो उसमें प्लस माइनस आ रहा है, जबकि जो आंसर दिया हुआ है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 यूनियन n पाई प्लस माइनस पाई 4 दिया हुआ है। तो क्या हमारा आंसर रॉन्ग है या हमारा आंसर डिफरेंट है जो आंसर आया? पता नहीं सर, सोच कॉस का सेम दिमाग लगाओ ना। 2n प्लस माइनस 1, डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 2n प्लस माइनस 1 है और यहाँ पे 2n प्लस 1। सर सेम है वो ना सर, स्क्वायर है इसलिए सर सेम है ना सर क्योंकि दोनों में कॉस ऑडी का ऑडी है, 2n माइनस 1 लिखो या 2n प्लस 1 लिखो, ऑडी हमेशा आंसर ऑड ही है। अगर मैं कलेक्ट करूं, मान लो मैं 2n प्लस माइनस 1 को कलेक्ट कर रहा हूँ सेट में, मैंने n को रखा 0, क्या आ रहा है माइनस 1 प्लस 1, n को रखा 1, क्या आ रहा है, अगर n को 1 रख दिया 2 माइनस 1, 1 रिपीट हो गया, 1 मत लिखो, 1 लिख चुके हैं, और 3, अगर 2 रखा तो क्या आ रहा है 3 and 5, अगर 3 रखा तो क्या आ रहा है 5 and 7 and so on। इंस्टेड अगर मैंने केवल 2n प्लस 1 को देखा, मान लो यहाँ पे मैंने n को रखा माइनस 1, तो माइनस 1 आ जाएगा, 0 1 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 2 5 आ जाएगा, 3 7 आ जाएगा। दोनों सेम ही तो है सर तो 2n इसमें plus- आंसर मिस हो रहा है, नहीं हो रहा? आंसर कहीं कोई मिस नहीं हो रहा, दोनों सेम ही है। आंसर एक्चुअली यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 2n प्लस माइनस 1 में रेपिटेशन, तो उस रेपिटेशन को हटाने के लिए उसने माइनस हटा दिया, बिकॉज 2n प्लस 1 इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट ऑल ऑड नंबर्स। What do we mean by saying? Observe करो अपने आंसर को, 2n plus minus 1 into pi by 2 represents what? It represents odd multiples of 90 degrees, right? भाई 2n plus 1 हो या 2n minus 1 है तो odd number, odd integers, और odd integer into pi by 2 का मतलब हुआ odd multiple of 90। तो 2n plus minus 1 क्यों लिखे हम 2n plus 1 pi by 2 लिखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, या फिर हम 2n minus 1 pi by 2 लिखें तो भी काम चल जाएगा। तो उसने उस रेपिटेशन को हटाया क्योंकि सेट में रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, अगर तुम ये भी लिखोगे तो कोई मार्क्स तक नहीं कर सकता, क्योंकि रेपिटेशन तो अपने आप हटाओ, हमने नहीं हटाया, तुम हटाओ। तो चिंता मत करो, अगर तुम यहाँ पे भी छोड़ोगे तो आंसर रॉन्ग नहीं होगा, बट क्योंकि ऑप्शंस होते हैं और जब तुम ऑप्शंस मैच करने जाओगे, हो सकता है कि ऑप्शन में ये दिया हो और तुम्हारा आंसर ये आ रहा हो, तुम्हें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तुम्हें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि तुम्हारा आंसर आ चुका है और जो ऑप्शन लिखा है जो तुम्हारा आंसर आया, वो दोनों चीजें सेम, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं, ठीक है? सर उसके So- ऊपर आंसर वो भी सेम ही है, उसके ऊपर हाँ, ये तो मैंने केवल पाई बाई 2
मैंने तो पाई बाय 2 कॉमन लिया है ना। हाँ वही तो उधर छोड़ सकता है ना। हाँ वहाँ पे तो छोड़ने का मतलब ये है कि अब तुम जो एग्जाम दे रहे हो उसमें ऑप्शंस होते हैं, तो ऑप्शन मैच करना पड़ेगा ना। तुम्हारा आंसर आगे केवल वहाँ पे छोड़ नहीं दोगे, तुम ऑप्शन मैच करोगे। ऑप्शन मैच करते हुए डिफिकल्टी आ सकती है कि ऑप्शन में कुछ और लिखा है तुम्हारा आंसर कुछ और आ रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ट्रस्ट मी, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में एटलीस्ट इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। तुम्हारी वो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट खत्म हो गया, बट हमें जेई के लिए इसके आगे बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। और एक ठीक है, तो हाँ आप थोड़ा ऊपर जाओगे क्या? ओके। ये इक्वेशन को अगर मैं पूरी इक्वेशन को cos 2x के टर्म्स में करूंगी तो भी सही आंसर आएगा क्या? क्योंकि तभी मुझे दो cos 2x के ही वैल्यूज आ रहे हैं, लेकिन आपको जैसे cos square x और sin square x है ना, वैसे मुझे 2 दो sin square x cos 2x आ रहा है। अभी करते हैं। तो तुमने 2 sin square x को लिखा क्या 1 minus cos 2x, राइट? एंड दिस इज 1 minus cos square 2x, ये कह रहे हो ना? Yes, ठीक sir. है ना? हाँ जी। मैं भी वही सोच 1 plus 1 is 2, 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया cos square 2x plus cos 2x equals to 0। मैं भी इसी से करने वाला था, लेकिन सोचा ट्रेडिशनल जाए। हाँ नहीं ठीक है, मेथड जो भी हो, बस उसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है तो आंसर सेम आएगा, आंसर डिफरेंट आएगा। cos 2x into cos 2x plus 1 equals to 0, दो आंसर्स आ गए। नहीं, cos sir, 2x equals आपने आपके जो आंसर आया था उसमें आपने sin square x और cos square x के वैल्यू निकाले ना, तो यहाँ पे मुझे दोनों cos 2x आ रहा था, तो इज दैट वैलिड कि मैं दोनों के लिए डिफरेंट वैल्यूज के रेंज निकाल के हाँ यूनियन करूँ? व्हाई नॉट। देखो देखो तुम्हारा कंफ्यूजन मैं समझ गया। वो इंडिपेंडेंट बड़ा फंक्शंस है। तुम्हारा कंफ्यूजन ये है कि if a into b equal to 0, what should I say, a equal to 0 and b equal to 0, or a equals to 0 और b और equals to so it is a equals 0 और b equal to 0 ना? yes, तो sir. यहाँ पर भी आंसर क्या है, cos 2x equal to 0 और cos 2x equals to -1। साइमल्टेनियसली तो सही हो ही नहीं सकता ना, अभी cos 2x is 0, cos 2x cannot be equal to -1, और either it is 0 or it is -1, which is correct। क्या फर्क पड़ता है ना? तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है। तुम्हारा आंसर मैच कर गया होगा फिर इसके बाद। सर वो प्लस माइनस का इशू था। प्लस माइनस का इशू तो मैंने बता दिया। ऑलराइट, तो नाउ वी आर रेडी टू गो थ्रू आवर JEE कोर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, बिकॉज़ थियरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। व्हाट्सएप पे एक बंजी जंपिंग वाला क्वेश्चन पूछा था, वो बता सकते? हाँ भाई, बंजी जंपर बदनेस खान, तेरा नाम क्या है? मैं इन दोनों में मिस कर जाता हूँ, तरुण और ये कौन है? क्या नाम बेटा तेरा? मेरा भी तरुण है। दोनों तरुण हो या तुम्हें पूछ रहे हो? हाँ मैं एक ही हूँ, मैं दो अलग अलग फोन से भेजा। वाह वही मैंने कहा, वाह। ट्रेड सिमिलर, दो लोगों का मैसेजिंग का तरीका और सब कुछ सेम कैसे? मैं बहुत कंफ्यूज था बहुत दिनों से यार। अच्छा तूने आज क्लियर कर दिया। कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। सही है, मतलब मैसेजिंग का ट्रेड तरीका सब कुछ बिल्कुल सही था, मतलब एक ही जैसा था। मैंने कहा समझ नहीं आ रहा ये दोनों ट्विंस हैं, क्या चक्कर है? तो हो सकता है भाई अलग लोग। बंजी जंपिंग में जो फिजिक्स लगती है उसमें देखो, सबसे पहले तो मैं जो बताऊंगा आंसर्स, वो उसमें ज्यादा फिजिक्स इन्वॉल्व कर नहीं सकता, तुमने अभी तक पढ़ा नहीं। अब बंजी जंपिंग में सबसे पहले जो इलास्टिसिटी यूज हो रही है उसमें हुक्स लॉ यूज हो रहा है। तुम्हें हुक्स लॉ के बारे में कोई आइडिया नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट, हुक्स लॉ, ये सब तुम्हें कोई आइडिया नहीं। लेमन लैंग्वेज में तुम जान, हाँ हेलो यस सर, कुछ अजीब नाम लिया आपने, वो क्या था अभी? बंजी जंपिंग नहीं सर, उसके बाद कौन सा लॉ बोला आपने? हुक्स लॉ बोला, हुक्स लॉ। क्वेश्चन क्या था सर? वो तो पता भी नहीं होता क्या है सर। हाँ, क्वेश्चन उसका वो है कि भाई बंजी जंपिंग में एक बंदा कूदता है और सपोज जो है मान लो 200 मीटर से वो कूदता है, और जो जो उसकी रोप है वो स्ट्रेच होके 199 मीटर तक पहुंच सकती है। मतलब जमीन से वो हार्डली 1 मीटर, मतलब जो जो उसका लोएस्ट पॉइंट रहेगा वो जमीन से केवल 1 मीटर तक। उस पॉइंट पे अगर रोप को ब्रेक कर दिया जाए, उस पॉइंट पर अगर रोप को ब्रेक कर दिया जाए, विल इट सर्वाइव और नॉट?
सर Question बंदा number- बहुत नीचे तो serious है। ट्रैम्पोलिन है ना सर, हाँ। नीचे ट्रैम्पोलिन है ना। नीचे कुछ नहीं है भाई, सरफेस है, लेकिन तुम जमीन से उस वक्त 1 मीटर की हाइट पे हो। बंजी जंपिंग में क्या हुआ, तुम नीचे आए लोएस्ट पॉइंट पे, फिर वो तुम्हें पुल करेगा ऊपर, फिर तुम वो जो है सरवाइव होना चाहिए ना, क्योंकि तब मेरे ऊपर फोर्स थी। सर पर डिपेंड सर करता है मोमेंटम ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ? अगर नीचे Momentum कूदने का के होता तो रोप जो ऑब्वियसली है गैप पर अगर रोप जो है वो लोएस्ट पॉइंट पे ब्रेक हुआ, लोएस्ट पॉइंट। सर जहाँ पे पैट तुम्हारी हाँ सर, तो मोमेंटम तो रहेगा ही ना, तो सरवाइव तो नहीं होगा फिर। तो अगर वो पुल बैक होने से पहले टूटा है तो फिर बच सकता है ना। पुल बैक होने से पहले टूटा है, तब नहीं बचेगा ना, क्योंकि अच्छा, मोमेंटम नहीं नहीं बचेगा, उस वक्त नहीं बचेगा। उस वक्त तुम्हारी बॉडी पे टोटल फोर्स क्या एक्ट कर रहा है, मतलब तुम्हारी body पे जो ग्रेविटेशनल force फोर्स है, एक्ट हो रहा है। जी। हाँ gravitational force तो है, और टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। but tension of the string is trying to pull you upward. हाँ, सही है, ग्रेविटी tension। नीचे जा रहा है, ग्रेविटी नीचे लेके जा रहा है, वो ऊपर Yes, yes, yes. तो Now अगर you're स्ट्रिंग काटेंगे तो नीचे now- अब तुम नीचे जाओगे ऊपर जाओगे वो बात की बात है, बट क्वेश्चन ये है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जहाँ पे तुम्हारी इनको वेलोसिटी जीरो हो रही है, टेंशन उस वक्त से तुम्हारी लेके जाए। बॉडी पे जो फोर्स, लिसन टू मी, तुम्हारी बॉडी पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, इज इट द ग्रेटेस्ट और इज इट द लीस्ट, और इज इट समवेयर इन बिटवीन दीस टू, एक्सट्रीम है या नहीं, जिस पॉइंट पे तुम्हारी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो एक्सट्रीम लीस्ट लीस्ट पे है ना, लीस्ट पे। सर एक एक्सट्रीम होगा और एक लीस्ट होगा, डिपेंड कर रहा है कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हाँ जी नहीं, उस पॉइंट पर आपके ऊपर मैक्सिमम फोर्स वर्क कर रहा है, और वही चीज हाँ। समझने के लिए आपको एफबीडी समझना पड़ेगा, है ना। एफबीडी बनाओगे तब तुम्हें फोर्सेस समझ में आएंगे, और सर इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा सर। यस, तो अभी अभी हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, और ये पूरी ये जो मैकेनिक्स की बात हम कर रहे हैं, पूरी 11th 12th स्टैंडर्ड की मैकेनिक्स, थोड़ा सा वेट करो, 3-4 महीने और वेट करो, और ढंग से इस चीज को समझो। मैं भी कुछ बोलूं और तुम्हें समझ में ना आए, फायदा क्या होगा, तो उसको लेकिन पूरे ऐसे क्वेश्चन सर आज थोड़ा वर्क, सर आज थोड़ा वर्क करते उस पे देखता हूँ मैं। तो पता इंटरेस्टिंगली क्या है, जब तुम बंजी जंपिंग करते हो तो तुम जंप करोगे ऊपर, तो तुम्हारा जो फ्री फॉल होगा, तुम्हें क्या लगता है कि एक्सेलरेशन क्या लग रहा होगा तुम्हारी बॉडी पे, जी? नहीं सर, जी जब सर free fall जी होता है और तब थोड़ी होता है ना। वेलोसिटी। हाँ टेंशन भी है स्ट्रिंग का, तो Distance भी होगा ना। जी और थोड़ी वेलोसिटी क्या होती है, जी मतलब आलू में गोभी तो ऐड कर सकते हो सर मतलब अलग चीज़ है। थोड़े जंप के साथ तो जी लगेगा ना। नहीं सर, नहीं, जी jump नहीं की बात लगेगा नहीं ना, कर रहा क्योंकि हूँ। टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग भी आ रहा है। टेंशन भी है, सही है। टेंशन और स्ट्रिंग तो बाद में ऐड करेगा भाई। वही तो फ्री फॉल अभी के तो- समय अभी टेंशन तो- थोड़ी आएगी स्ट्रिंग की। जब पूरी स्ट्रेच होगी उसके बाद वो ऐड करना शुरू करेगा ना टेंशन। अभी मैं कह रहा हूँ जस्ट तुमने जंप किया है उस मोमेंट हाँ तो तभी ग्रेविटी 9.8 में रहेगा ना सेकंड हमारा। स्क्वायर। नहीं, तुम्हारा एक्सीलरेशन ग्रेविटी से ज्यादा रहता है, हाँ वही। लेकिन वो क्यों रहता है, अब ये सारी चीजें समझने का अभी बहुत टाइम है इसको समझने में, 2-3 महीने भी लगेंगे, तो आराम से फिजिक्स पढ़ना, देखना आराम से, पेपर साफ। तो सर हम ये बंजी कंक्लूड जंपिंग कर सस्पेंस सकते हैं मत कि क्रिएट कीजिए सर, बहुत बुरा लगता क्या? हम ये है। कंक्लूड सस्पेंस मत क्रिएट कीजिए। एक मीटर की डिस्टेंस से गिरने पर भी मर सकता है। देखो, डिस्टेंस अगर 1 मीटर की है और एक मीटर डिस्टेंस से तुम नीचे आ रहे हो और वहां तक मतलब वेलोसिटी जीरो है तुम्हारी और तुम केवल 1 मीटर नीचे आ रहे हो, तो इम्पैक्ट इतना ब्रूटल नहीं होगा तुम्हारे, लेकिन उस 1 मीटर की हाइट पे तुम्हारी बॉडी पर फोर्सेस क्या एक्ट कर रहे हैं वो मैटर करता है। हो सकता है कि वो हाँ फोर्स सर। पुल कर रहा था, स्टिल देयर, मतलब स्ट्रिंग कट करने के बाद ही तुम ऊपर जाओ, और अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम 1 मीटर हाइट नहीं तुम और ऊपर जाओगे, तो वो डिपेंड करता है कि किस मोमेंट पे वो ब्रेक की गई है। वो डीटी पे मैटर करता है कि वो ऊपर जाने वाले डीटी पे कर रहे हो या फिर नीचे आने वाले डीटी पे कर रहे हो, वो डिपेंड करता है ना। जो तुम्हारा मूवमेंट है वो अगर डाउनवर्ड ही था और उस टाइम पे ब्रेक किया गया, तुम्हारी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, उस मोमेंट पे अलग फिजिक्स होगी, उस मोमेंट पे अलग सिनेरियो होगा, और जिस मोमेंट तुम्हें वो पुल करना स्टार्ट कर रहा है, फोर्स जो है वो फोर्स भी वेरी कर रहा है, फोर्स कांस्टेंट नहीं, जैसे जैसे वो स्ट्रेस ज्यादा होता जाएगा तुम्हारे पास फोर्स बढ़ता जा रहा है, दैट्स व्हाई यू आर स्टॉपिंग। तो यहाँ पर क्या है कि एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, हम थर्ड उस पे, हम जर्क पे, ये d3s by dt3 की बात हो रही है, तो बहुत मतलब ये तुम्हारी नेक्स्ट स्टेज है मैकेनिक्स की, मतलब अभी वहां पहुंचने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि हर क्वेश्चन का केवल आंसर नहीं जाना चाहिए, उसके पीछे पूरी रीजनिंग समझनी चाहिए।
सर फिर सर्वाइव होने के चांसेस कम हो जाएंगे, मतलब अगर उस पॉइंट पे अगर एक्सट्रीम फोर्स लग रहा है और अगर सारे मतलब फोर्सेस लग रहे होंगे तो सर्वाइव होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब इसको तुम एक्सप्लोर करो, इसको तुम खुद एक्सप्लोर करो, बताओ, हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और फिर फिजिक्स क्लास तो है ही अपनी, केपी सर है ना, उनसे पूछो, वो तुम्हें बताएंगे पूरा, या अभी वो बताएं तुम समझ लायक सर 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 ये नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता सर। केपी सर से कोई कुछ नहीं पूछ सकता। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, आप नहीं, मैंने कोई खास बात अभी कराई नहीं है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब थोड़ी देर जो है फिर सर को हाफ एन आवर बचा है, थोड़ा सा इस चैप्टर का हम लोग उद्घाटन कर चुके हैं और थोड़ा सा हम आगे और पढ़ लेते हैं। छोटे चैप्टर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब उसको 10 दिन में खत्म करेंगे, है थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। तो बेसिक फॉर्मूले हमारे हो चुके हैं, जनरल सोल्यूशन हम निकाल चुके हैं, इतना काम हो चुका है, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे जो है क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, बट एक पॉइंट और तुम्हें बता दूं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे सपोज आज मीम में भी तुमने देखा होगा sin x इक्वल टू 1, sin x इक्वल टू 1, या फिर क्या हो रहा है यार, ये बार बार प्रॉब्लम है क्या कुछ नेटवर्क की। sin x इक्वल्स टू 1, ठीक है, या फिर प्लस माइनस। यहाँ पे कुछ स्पेशल है, यहाँ पे पता है क्या स्पेशल है, यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ रेंज। एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ रेंज मतलब ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज है। तो sin x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 वाले केस में, जैसे मान लो मैं केवल sin x इक्वल टू 1 पूछ रहा हूँ और पूछोगे इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, व्हाट इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ sin x इक्वल्स टू 1। नाउ यू विल से 1 के लिए आएगा sin, ऑब्वियसली sin पाई बाई 2, और इसके लिए हम लिखेंगे x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू पाई बाई 2। ये तो होता है जनरल सोल्यूशन। इसमें सब कुछ सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं, लेकिन चलो हम ऐसा करते हैं कि अपने सॉल्यूशंस को एक बार लिस्ट करते हैं। सॉल्यूशन को लिस्ट करने का मतलब आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n एज इंटीजर्स। तो मान लो मैंने n को रख दिया 0, n को 0 रख दिया तो आंसर क्या आ जाएगा पाई बाई 2। n को रख दिया मैंने 1, टेल मी अगर मैंने n को 1 रखा है यहाँ पर तो आंसर क्या आएगा, सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू 1, पाई बाई 2 आएगा, again pi by 2. Did you see we have repeated values in a set, values should not repeat। आंसर में कुछ भी रॉन्ग नहीं है, तुम ऐसा लिखोगे गलत नहीं होगा, but we should avoid repetition। the same problem which we just had in this question, देखो 2n plus minus pi by 2, 2n plus minus 1 pi by 2 और 2n plus 1 pi by 2। डिफरेंस क्या था, यहाँ पे रेपिटेशन था और यहाँ पे रेपिटेशन नहीं था। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे हो रही है। अगर तो n को रखते हो 2, आंसर क्या आएगा भाई 2 पाई प्लस पाई बाई 2, दैट इज 5 पाई बाई 2। बट अगर तो अपने n को 3 रखते हो तो 3 पाई माइनस पाई बाई 2 इज आल्सो 5 पाई बाई 2। एवरी आंसर इज करेक्ट बट एवरी आंसर इज गेटिंग रिपीटेड, रेपिटेड नेचर। इस रेपिटेशन को हटाना चाहिए। इस रेपिटेशन को क्यों हटाना चाहिए, बिकॉज जो जे के क्वेश्चंस होंगे उसमें जनरल सोल्यूशन भी नहीं पूछा जाएगा। जे के क्वेश्चंस जो होंगे उसमें काउंटिंग बेस्ड प्रॉब्लम आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन आएगा भाई, sin x इक्वल टू 1 है और x जो है वो 0 से 3 पाई के बीच में है, तो बताओ कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। ऐसा क्वेश्चन जेई पूछा जाएगा। हालांकि जेई के स्टैंडर्ड से बहुत इजी हो गया क्योंकि इक्वेशन बहुत सिंपल है, बट सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जेई में आती है। तो वहां पर ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि तुम जनरल सॉल्यूशन लिखो और तुमने ऑप्शन मैच कर दिया। लेकिन जनरल सॉल्यूशन का यूज है इस क्वेश्चन में। क्या यूज है, जब मैं लिखूंगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 2 और मैं जानता हूं कि n की वैल्यू में यहाँ पर कोई भी इंटीजर रख सकता हूँ, तो यहाँ पर अब n की वैल्यूज क्या क्या रखी जा सकती हैं उसको गेस करने में मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल n को हम रख सकते हैं 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। n को हम 0 रख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे क्या आंसर आएगा पाई माइनस पाई बाई 2 जो कि 0 से 3 पाई के बीच में है। n को हम 1 रख सकते हैं, राइट। n को हम 1 रखेंगे तो भी आंसर 0 से 3 पाई के बीच में। n को 2 रख सकते हैं क्योंकि ये 2 पाई प्लस पाई बाई 2 है, 3 पाई से छोटा है। क्या हम n को 3 रख सकते हैं, यस, क्योंकि आंसर 3 पाई माइनस पाई बाई 2 ये भी छोटा है।
बट अब n को तुम 4 नहीं रख सकते, बिकॉज 4 रखोगे तो 4 पाई प्लस पाई बाई 2 आएगा विच विल एक्सीड 3 पाई। ऑब्वियसली हमको दिख रहा है कि हम n की 4 वैल्यूज रख सकते हैं, 0 1 2 3, और हमें ऐसा लग रहा है कि इसके 4 सॉल्यूशंस हैं, बट रियलिटी क्या है कि इसके 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस नहीं, एक्चुअली इसके केवल 2 ही डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, और वो 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस क्या है हमको पता है, एक है पाई बाई 2 और दूसरा है 5 पाई बाई 2। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि 0 रखने पर और 1 रखने पर सेम सॉल्यूशन आता है, 2 रखने पर और 3 रखने पर सेम सॉल्यूशन आता है। तो ऐसे में काउंटिंग में मिस्टेक हो सकती है, और काउंटिंग में इस मिस्टेक को हटाने के लिए मैं तुम्हें ये पॉइंट लिखवा रहा हूँ, तो फिर से देखो, अगर sin x इक्वल्स टू, या फिर हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर, फॉर एक्सट्रीम, तो उसका रीजन क्या है कि वैल्यूज रिपीट हो रही है? किसका रीजन क्या है? फिर वो वैल्यूज रिपीट हो रही है, आपने बोला ना टुवर्ड मतलब उसका हमारा वैल्यूज रिपीट इसलिए हो रही हैं बिकॉज यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो पाई बाई 2 इंटरवल के बाद है। देखो ना, -1 पावर n पाई बाई 2, मतलब एक प्लस पाई बाई 2 होता है, दूसरा माइनस पाई बाई 2 होता है। तो उसमें होता है कि भाई जब तुमने n को इंटीग्रेट करना शुरू किया तो पाई प्लस पाई बाई 2 और 2 पाई माइनस पाई बाई 2 सेम वैल्यू दे देगा, क्योंकि भाई एक तरफ से तुम क्या कर रहे हो, तुम पाई से आगे जा रहे हो, दूसरी तरफ से 2 पाई से पीछे आ रहे हो, तो एक वैल्यू आएगी ना जहां पर ये सेम हो जाएंगे, और ये वैल्यू इस केस में हो रही है, एक्सट्रीम वाले केस में हो रही है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ रेंज, जैसे लिखा हो sin x इक्वल्स टू 1, और तुमने 1 को लिख दिया, 1 को लिखा तुमने sin पाई बाई 2 ऑब्वियसली। नाउ डोंट यूज योर ऑर्थोडॉक्स मेथड और फॉर्मूला जो हमने यूज किया था उसको यूज मत करो। Instead, you simply generalize your answer. How do you generalize your answer? X equals to 2n pi plus pi by 2. That's it. मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इस केस को एक एक्सेप्शन ले लो, बाकी हम हर केस में sin x equal to sin theta आया, we will use that formula. X equals to n pi plus minus 1 power n into theta. लेकिन केवल इस केस में when you get extreme values of range, extreme values का मतलब minimum और maximum, then you simply add 2n pi to your answer to generalize it, and this will definitely avoid repetition. For example, अब तुम रख के देखो, सेक और कॉसेक के लिए क्या होगा सर? कॉसेक के लिए एक्सट्रीम तो 1 ही है ना, जो मिनिमा है वो 1 या -1 भी आएगी, और cosec x equal to 1 is same as sin x equal to 1, तो cosec की बात ही मत करो। cosec वाली इक्वेशन अभी आते हैं, cos पे आते हैं। सर मतलब आप 1 और -1 बोल रहे हो ना? 1 and -1, यस। sin x के लिए एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है? 1 and -1। तो 0 के लिए इश्यू नहीं होगा ना? सर tan के लिए कोई एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होगी ना? tan के लिए कोई एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है, tan तो अनडिफाइंड है ना, मैक्सिमम वैल्यू। बट सर मिनिमम वैल्यू तो रहेगी ना? क्या हुआ? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए काम करेगी, मतलब cos और cos sin दोनों के +1 -1 दोनों सबके लिए अभी exceptions रहेगा। अभी cos पे जाते हैं, पहले sin को देखो ना। पहले ये देखो कि ये हमने क्यों किया है, क्या रेपिटेशन हटे या नहीं हटे। अगर हम रखेंगे n को 0, अगर हम n को रखते हैं 0 तो आएगा पाई बाई 2, अगर हम रखेंगे 1 तो देखो 5 पाई बाई 2, अगर रखेंगे 2 तो आंसर आएगा 9 पाई बाई 2। लुक, values are not getting repeated and we are getting all answers possible, जितने आंसर सारे मिल रहे हैं। अभी तुमने पूछा कि ये क्यों हुआ, रेपिटेशन क्यों हुआ, तो अगर तुम ध्यान दो, जब हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, ये कल के लेक्चर में जब हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था n pi plus -1 power n pi by 2, तो हमने 2 टाइप के सोल्यूशन लिखे थे। अगर तुम्हें याद हो, मैं लिख के दिखाता हूँ फिर से। sin x equal to half था, तो उसके 2 प्रिंसिपल सोल्यूशंस थे, राइट? एक पाई बाई 6 था और एक 5 पाई बाई 6 था। हमने दोनों को जनरलाइज किया और फिर दोनों सॉल्यूशंस को मर्ज किया। डिफरेंस क्या है कि इस बार अगर मैं पूछूं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कितने हैं फॉर sin x equal to 1, सो वी हैव ओनली 1 प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 2 आंसर्स आ ही नहीं रहे जिनको हम मर्ज करें, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग रिपीटेड सॉल्यूशंस। बात समझ में? हमने बाकी हर केस में यू विल गेट 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, बट इन केस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ रेंज you will get only 1 principal solution, and that's why you're getting repeated values in your actual answers। तो extreme वाले केस में don't use that formula, use 2n pi plus pi by 2 to avoid। जैसे जब हम ग्राफ बनाते हैं तब मतलब रिपीटिंग रूट्स हो सकते हैं, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि मतलब sin x के मतलब वहाँ पे रिपीटिंग मतलब आंसर हो।
sin x के रिपीटेड आंसर्स, देखो हम रूट्स की बात नहीं कर रहे, हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। रूट्स और सॉल्यूशंस डिफरेंस होता है। जैसे मैं पूछूं कि x minus 1 whole square equal to 0 का सॉल्यूशन क्या है, you will say x equal to 1. X equals to 1 is a solution. If I ask you what are the roots of this equation, you will say repeated roots. 1 and 1 are two roots of this equation. So there is a difference in solution and roots. The roots is the number of exact values of x. ये exact number देगा which will satisfy the equation. So it doesn't matter they are getting repeated or not, they are distinct or not. X minus 1 whole square is a second degree polynomial. It must have two roots. Whether they are real, whether they are imaginary, whether they are repeated, it will remain 2. But if I ask you the number of solutions, I am just interested in the values which will satisfy the equation. And that is only one. One satisfy करता है. तो solution word और root word में यही difference है. ठीक है ना? root जब बोला जाएगा तो अलग चीज है, solution अलग चीज है. तो sin x equal to 1 अगर क्वेश्चन में डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ना पूछ के सिर्फ सॉल्यूशन पूछा होता तो क्या लिखते, 4 या 2? नहीं, सॉल्यूशंस डिस्टिंक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सॉल्यूशंस पूछा जाएगा और वैसे वो डिस्टिंक्ट बोलेगा वहां पर, ऐसा नहीं है कि वो मिस होगा, बट सॉल्यूशंस वर्ड अगर आएगा तो तुम डिस्टिंक्ट ही काउंट करोगे, रिपीटेड काउंट नहीं करोगे। ठीक है सर अगर मान लो बेसिक x minus 1 whole square equal to 0 कि अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे जाएंगे तुम 1 लिखोगे, बट अगर नंबर ऑफ रूट्स पूछे जाएंगे तो तुम 2 लिखोगे। दैट्स इट। सो नो डिफरेंस, नंबर ऑफ रूट्स 2, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1। बट सर अगर तुम्हें ले नहीं जाएगा, डोंट वरी। तुम्हें इंग्लिश, तुम्हारी इंग्लिश चेक नहीं होगी वहां पर, तुम्हारी मैथ्स चेक होगी, तो इसकी वजह से तुम्हें कभी जेई जैसे एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, चिंता मत करो। हाँ, क्या पूछ रहे हो? साइन एक्स सर अगर यहाँ पे दिया होता sin x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 तो हम सीधे x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 लिख सकते थे। ऑड मल्टीपल्स, यस यस, मतलब वो तो सारे के सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 कवर है। अब जब मान लो sin x इक्वल टू -1 है, sin x इक्वल टू -1 है, टेल मी sin x इक्वल्स टू -1, व्हाट शुड आई यूज, व्हिच एंगल, और व्हाट एंगल sin x इज -1? 3 पाई बाई 2, बट साथ ही साथ माइनस पाई बाई 2 तो पॉसिबल है। माइनस पाई बाई 2 इज आल्सो नॉट रॉन्ग, बिकॉज़ माइनस पाई बाई 2 पे तो sin -1 होता है। यू कैन चूज एनी एंगल, जितना छोटा होगा कैलकुलेशन उतनी इजी होगी। 3 पाई बाई 2 भी सही है, मैं sin 3 पाई बाई 2 भी लिख सकता हूँ, it's not wrong. But once again, if you will use that old formula, you will have repeated answers, repeated roots मिलेंगे तुमको। To avoid that, 3 पाई बाई 4 ना, क्यों भाई? -1 by root 1 by root 2 नहीं, sin 3 पाई बाई 4 1 by root 2 होता है। sin 270 degrees is, बट सर आपने बोला था प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हम 0 से 2 पाई के बीच में देखें। यस यस, बट आई एम नॉट सेइंग ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, मैं बोल रहा हूँ बस एक सॉल्यूशन है। एक एंगल है जिसकी वैल्यू -1 होती है, साइन ऑफ दैट एंगल इज -1, यू कैन चूज एनी एंगल, कोई भी एंगल ले सकते हो जहां पे साइन -1 होता है। प्रेफरेबली एंगल ऐसा हो जिसका मैग्नीट्यूड छोटा हो, जिससे कैलकुलेशन इजी रहे। तुम 3 पाई बाई 2 लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम 3 पाई बाई 2 लो, यानी आंसर 2n पाई माइनस पाई बाई 2 भी लिखा जा सकता है, और आंसर कंफ्यूजन ना हो मैं n यूज कर लेता हूँ, 2n पाई plus 3 pi by 2 भी लिखा जा सकता है। Both are correct, where n is an integer, where m is an integer. But prefer this because pi by 2 has a smaller magnitude, तो calculation easy रहेगी। मतलब -1 के लिए यूज, जब हम अभी यहाँ पे आपने जो पहले लिखा उसमें -5/2 पहले इक्वेशन में 0 डालेंगे तो -5/2 आ जाएगा, 1 डालेंगे तो फिर 3 pi/2 आ जाएगा। तो हम -5/2 और 3 pi/2 को सेम नहीं लेंगे थे इस बार। -5/2 3/2 सेम थे ना, तो डिफरेंट एंगल्स। तुम्हारी इक्वेशन क्या थी? sin x = -1, sin x = -1 के ये सॉल्यूशंस हैं, -5/2 3 pi/2, मैंने यहाँ पे 2 रख दिया तो 4 pi - pi/2 दैट इज 7 pi/2, ये सब इसके सॉल्यूशंस हैं। इनफैक्ट मैंने -1 रख दिया तो -2 pi - pi/2 is -5 pi/2। All these angles will satisfy this equation, and if you're wondering, ये भी exactly same answer देगा। Suppose I substitute m = 0, I will get 3 pi/2. Suppose I substitute m = -1, so -2 pi plus 3 pi/2 will give you -pi/2. Suppose I substitute m equals to 1, 2 pi plus 3 pi/2 will give you 7 pi/2. Same set of answers है ना, इन दोनों आंसर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही आंसर्स। वही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम चाहो तो ये लिखो
और तुम चाहो तो ये लिखो। मेरी बात को समझो, मैथमेटिकली दोनों सही है। प्रॉब्लम क्या है कि हम जो फेस कर रहे हैं एग्जाम, उसमें ऑप्शंस होते हैं। हो सकता है कि तुमने आंसर ये निकाल दिया और जो ऑप्शंस हो उसमें चारों ऑप्शंस में लिखा ही ना हो, उसके बजाय ये लिखा हो। अब तो बस दो रास्ते हैं, या तो तुम लॉजिकली पहुंचो वहां तक, तुम सारे ऑप्शंस नोट डाउन करो और मैच करो ऑप्शंस को, या फिर ऐसा कुछ करो कि 3/2 को -5/2 स्टार्टिंग से चूज कर लो, तुम्हारा ऑप्शन मैच कर जाएगा। दिस इज व्हाट मेक्स दिस चैप्टर ट्रिकी, स्पेशली ऑप्शंस के साथ। ये वो चैप्टर है जहां पे ऑप्शंस होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है कि हमने सब कुछ सही सॉल्व किया, आंसर्स भी सही दिए हुए हैं और हमने भी सही सॉल्व किया हुआ है, बट हमारा आंसर और जो एक्चुअल आंसर दिया वो डिफरेंट है। तो हमें लॉजिकली वहां तक पहुंचना पड़ेगा और ये सिचुएशन अवॉइड करनी पड़ेगी हमको। मैं जो बता रहा हूँ उसको फिर मैं समझो। 2n pi minus 3/2 भी तो लिख सकता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में, इससे प्रीवियस 2n pi minus 3/2 sin x, इसमें sin x नहीं को सर, माइनस इससे पहले वाले में। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो 2m pi minus 3/2, बिल्कुल लिख सकते हो। और तुम देखो ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है दोनों सेम ही तो है, ये दोनों चीजें सेम है। कैसे रख के देख लो, यहाँ पे रखना पड़ेगा n को 0, n को रखेंगे 0/2 आ जाएगा, और यहाँ पे रखना पड़ेगा n को 1, 2 pi minus 3/2 is also pi/2। तो आंसर सेम ही आने वाले, वो जो लिस्ट है वो सेम ही है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर बस ये 0 है, यहाँ पे 1, मतलब एक का गैप रहेगा, जो लिस्ट ऑफ आंसर्स होगी वो सेम ही रहेगी। सो एनीवे sin x इक्वल्स टू 1 के लिए, sin x इक्वल्स टू 1 के लिए बेसिकली यूज करना है 2n pi plus pi/2, और sin x इक्वल्स टू -1 के लिए, इसमें कंफ्यूजन ना हो, जो मैंने लिखा है उसको एग्जैक्टली वैसे लिखो, बचे रहोगे, टाइम भी सेव होगा और कंफ्यूजन कम होगा। 2n pi minus pi/2। मतलब दो सॉल्यूशंस मिलने के लिए वो उनके फार्मूला से यूज कर रहा है, बट जैसे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। साइन के लिए अलग पहले था ना इक्वेशन, अभी ये कैसे डिराइव हो, उसमें में थोड़ा सा डाउट है। मुझे पूरी बात समझ नहीं है, क्या बोल रहे हैं सर? एक्चुअली मैं पहले sin x = sin थीटा वाला जो मतलब जो फॉर्मूला था वो अलग था ना, और अभी समझ में आया कि मतलब एक ही सोल्यूशन चाहिए, रिपीट हो रहा था, इसलिए हम लोग ने ये यूज़ किया। बट ये ऐसे मतलब खुद से कैसे मतलब डिराइव नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा याद करना पड़ेगा, फिर इससे अच्छा थोड़ा अच्छे से तुम्हें? समझूंगा। मैंने कहा ना ये जो 4 रिजल्ट्स आए थे वो तुम्हें याद करने पड़ेंगे, और ये जो मैंने अभी एक्सेप्शंस दिखाए, एक्सेप्शंस एग्जैक्टली नहीं है, हमारा कोई फॉर्मूला फेल नहीं हो रहा है। टू अवॉइड रेपिटेशन, टू अवॉइड अ काउंटिंग मिस्टेक, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट ओल्ड फॉर्मूला, यूज दिस। अब इसमें समझ में कौन सी बात नहीं है, तुम क्या करो, डिराइव नहीं कर पाओगे, मुझे आवाज भी क्लियर नहीं है। ठीक है सर, याद रख। हाँ याद कर लो यार, उसको कितने हैं, वहां पे 4 फॉर्मूले थे, और ये 1-2 चीजें और आएंगी sin x = 1 के लिए। और इसमें याद क्या करना है, किसी भी एंगल को जर्नलाइज करने का तरीका क्या है, उसमें 2n pi ऐड कर दो। व्हाट इज 2n pi? 2n pi इज अ मल्टीपल ऑफ 360, एंड यू नो दैट अगर हम किसी 360 के मल्टीपल को ऐड करते हैं किसी एंगल में, एंगल चेंज होगा बट उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी। तो ये चीज कोई रटने वाली नहीं है, बहुत ही लॉजिकल सी बात है कि हम किसी भी एंगल में अगर 2n pi ऐड करते हैं, एंगल चेंज होगा बट उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू सेम रहेगी। सो टू जनरलाइज अ सॉल्यूशन, you always add 2n pi. You always add 2n pi. The first 4 solutions we have derived, we have used the same logic. हम हमेशा 2n pi ऐड किया हमने, तुम देख लो, बस हमने क्या किया है, उसको मर्ज किया उन सॉल्यूशंस को मर्ज करके। एक ही वैल्यू के लिए हम लोग 2n pi से कर रहे, ताकि मतलब हर एक मतलब हाँ से समझ आ गया। और मुझे एक डाउट है, हम लोग का जो पुराना फॉर्मूला है ना, वो इसमें रिग्रेड सॉल्यूशन दे रहा है, फेल तो नहीं हो रहा है। तो अगर एक ऐसा ऑप्शन है कि मतलब पुराना फॉर्मूला भी है और ये फॉर्मूला भी है, तो फिर क्या करें? पुराना फॉर्मूला भी है और ये फॉर्मूला भी है, हाँ, तो तुम ये फॉर्मूला प्रेफर करो, यू हैव टू प्रेफर दिस ओके फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज। हाँ सर, इस चैप्टर से अप्रॉक्स कितने क्वेश्चंस आएंगे? अब क्या हो गया, चैप्टर भी दिक्कत होगी
सर इस चैप्टर से जेडब्ल्यू में कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं मींस? क्यों क्यों पूछ रहे हो? सर क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चंस है तो मींस ज्यादा हार्ड है ये चैप्टर बोल सकते हैं। सारे सारे चैप्टर ही हार्ड है यार, पढ़ना पड़ेगा समझना पड़ेगा। Okay, sir. सेलेक्टिव पढ़ाई जे बोर्ड के लिए नहीं होती, सेलेक्टिव पढ़ाई बोर्ड के लिए होती है, जे के लिए नहीं होती है, कुछ छोड़ नहीं सकते। ठीक है, चलो अगला देखो। cos x इक्वल टू 1, cos x इक्वल टू 1 के लिए बताओ। cos x इक्वल टू 1 के लिए अभी लिखो मत बस देखो। 1 के cos 0 x इक्वल्स टू आएगा 2n pi प्लस माइनस 0। डू यू थिंक आंसर्स विल बी रिपीटेड? आंसर्स में रिपीटेशन है? नो कहाँ रिपीटेशन भाई? कैसे बताओ मुझे ऐसा? हाँ सर रिपीटेशन नहीं होगा। n को रखेंगे 0 तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 2 पाई आएगा, 2 रखेंगे 4 पाई आएगा। रिपीटेशन कहाँ होगा? कैसे आएगा रिपीटेशन? कोई रिपीटेशन प्लस माइनस 0 बोला ना आपने, तो दोनों केसेस चेक करने पड़ेंगे ना। अरे प्लस माइनस 0 का मतलब 0 तो होता है यार, प्लस माइनस 0 ही होता है, बट फिर उसमें मतलब वैसे तो मतलब देखा जाए तो ठीक है मतलब तुम अगर 2n पाई लिख रहे हो तो रिपीटेशन नहीं आएगा, ठीक है ना? प्लस माइनस 0 तो 0 हो गया ना वैसे। सर ऐसे तो आपने एक बार बोला था ना कि 0 और 2 पाई सेम ही रखेंगे हम, क्योंकि cos का वैल्यू सेम ही आता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 2 पाई इंक्लूडेड नहीं है। ओके, सो ये मैं फिर बोल रहा हूँ कि 0 और 2 पाई सेम नहीं होते हैं, 0 और 2 पाई डिफरेंट होते हैं। अगर पूछा गया cos x इक्वल टू 1 के सॉल्यूशंस कितने हैं, x बिलोंग्स टू 0 to 4 पाई, तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे? देखो 2n पाई का मतलब 180 के सारे इवन मल्टीपल्स। योर आंसर्स विल बी 0, 2 पाई एंड 4 पाई। यू हैव 3 सॉल्यूशंस, करेक्ट? इसका मतलब ये नहीं है कि 0 और 2 पाई तो सेम ही, हम काउंट नहीं करेंगे, आंसर केवल 0 है। 0 इज डिफरेंट, 2 पाई इज डिफरेंट, 4 पाई इज डिफरेंट। तीनों को हमें काउंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो फिलहाल 1 के लिए ये आंसर होगा। नाउ चेक cos x इक्वल्स टू -1, 2n प्लस -1 पाई। हाँ देखो, तो ये cos पाई होगा, cos x इक्वल टू -1, cos 180 इज -1। अब हमारा जो पुराना फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होना चाहिए 2n पाई प्लस माइनस पाई। डू यू थिंक आंसर्स विल बी रिपीटेड? और चेक करते हैं। n को रखा मैंने 0, क्या आंसर आ रहा है? माइनस पाई भी आ रहा है, पाई भी आ रहा है। n को रखा 1, 2 पाई माइनस पाई, पाई हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई हो जाएगा। ये देखो पाई रिपीट होगा, रिपीट हो रहा है। रेपिटेशन इसलिए आ रहा है बिकॉज प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक ही, तो दो सॉल्यूशंस को हमने मर्ज किया था, वो दोनों सॉल्यूशन अब सेम हो चुके हैं। रेपिटेशन में हाउ टू अवॉइड रेपिटेशन? सिंपल है, डोंट यूज प्लस माइनस, बस प्लस हमारा आंसर है उसमें बस एक प्लस डाल दो। और इस चीज को बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो तुम्हारा आंसर क्या है? तुम्हारा आंसर है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। इंस्टेड तुमने जो पुराना सॉल्यूशन लिखा था उसमें क्या था? 2n प्लस -1 पाई, एंड बोथ थिंग्स आर सेम। 2n plus -1 represents all odd numbers. 2n plus 1 alone represents all odd numbers. So why to use 2n plus -1? It will definitely give you repeated values. Avoid using 2n plus -1. Use 2n plus 1 only. And in this case also, हम केवल 2n pi ऐड करेंगे और हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो केवल देखो एक केस में दिक्कत नहीं है, बिकॉज प्लस माइनस 0 था, अदरवाइज ये तीनों चेंज हुए। sin x इक्वल टू 1 चेंज हुआ है, sin x इक्वल टू -1 चेंज हुआ है, और cos x इक्वल टू -1 भी चेंज हुआ है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज वाले केस में जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें रेपिटेशन को हटाने के लिए आप ये काम करें, इसके अलावा और कोई थ्योरी नहीं है और कोई फॉर्मूला नहीं है। 2n -1 भी ले सकते हैं 2n + 1 की जगह। हाँ क्यों नहीं, हाँ ले लो वो भी ले लो, ये भी ले लो, सर ये सब टाइम के साथ खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? सर मतलब सब इजी लगने लगेगा ना। हाँ भाई लगेगा। देखो तुम ऑलमोस्ट कुछ भी पढ़ के नहीं आए हो 10th, तो 10th के बाद सडन जंप 11th का बहुत डिफिकल्ट होता है यार, वो डिफिकल्ट फेस कर रहे हो। 10th में ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं होता है, 9th में फिर भी बहुत, 9th में फिर भी कुछ होता है, 10th में कुछ भी नहीं होता है मैथ्स में तो स्पेशली। तो थोड़ा लगता है कि 10th को फालतू का हम लोग ने हाइप बना लिया था। एक तो 10th में थोड़ा और पढ़ा देते तो अच्छा होता। ट्रिग्नोमेट्री इतना कम पढ़ाया ना सर, जैसे आरडी के लेवल 3 लेवल 4 क्वेश्चन कितना मतलब ऐसे तगड़े क्वेश्चन थे सर वो। स्कूल में तो सर कुछ भी नहीं बोर्ड था में आया ही नहीं। स्कूल में था सर कि हाइपोटेनियस है, ब्रेस है,
उसको निकालो तीसरा साइड बस। बस हाँ, नजीमा इज फिशिंग, उसके रॉड का ये लेंथ बता दो, ऐसे क्वेश्चन थे सर। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जो ट्रांजिशन है वो होता है 3-4 महीने का, उसमें तुम, और ये बहुत स्मूथ है, चिंता मत करो। मैं बहुत कोई हार्ड टॉपिक्स, डिफिकल्ट टॉपिक्स अभी वेट कर रहा है, आगे आएंगे। अभी पीएनसी बाइनोमियल आते आते तुम्हें फील होगा, और बहुत दूर नहीं, अभी इक्वेशन स्टार्ट होगा, लॉग आएगा उसमें, वो तभी ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस भी जाएगा, एपीजीपी, वो भी ठीक है। लेकिन जहाँ पे बाइनोमियल पीएनसी स्टार्ट होगा, वहां पे जो एक्चुअल मैथ्स आएगी वो इंट्यूटिव मैथ, उसमें मतलब जितने फॉर्मूले कम होते जाएंगे ना, मैथ्स उतनी डिफिकल्ट होती जाती है। जिस चैप्टर में फॉर्मूले कम हो जाते हैं, उस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने और डिफिकल्ट हो जाते हैं, बिकॉज उसमें हमको लॉजिकली सोचना पड़ता है। तो देखो ये चैप्टर डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि उसमें चैप्टर में फॉर्मूले खत्म है, थियरी खत्म हो गई। तो हमें हर जगह अब सोचना पड़ेगा, आंसर्स मैच कैसे कराए जाएं, लॉजिकली रिपीटिशन ना आए, लॉजिकली ये आंसर हो सकता है उसके इक्विवेलेंट हो, जो हमारा आंसर है और जो ऑप्शन लिखा हुआ वो सेम ही हो, तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। बट sin 2x का फॉर्मूला sin x cos x होता है, ये यूज करना है किसी प्रॉब्लम में तो वही फॉर्मूला यूज करना है, उसमें कुछ सोचना नहीं है, समझ रहे हो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में फॉर्मूले बहुत थे, वो बात सही है, लेकिन ज्यादा फॉर्मूले होने की वजह से वो चैप्टर, इन सब चैप्टर से इजी, ट्रिकी क्वेश्चन वहां ही बन सकते हैं, लेकिन वो डिफिकल्टी जो तुम यहाँ फेस कर रहे हो वो वहां पे फेस नहीं करोगे, वो क्वाड्रेटिक में फेस नहीं करोगे जो यहाँ पे आएगी। इसलिए अब ध्यान से देखते जाओ, और डिफिकल्ट लगेगा, अनडाउटेडली डिफिकल्ट है, ऐसे लग रहा है तुमको, तुम्हारा कोई ऐसा केस नहीं है कि बाकी सबको इजी लगता है तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है, सबको डिफिकल्ट लगता है ये स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे हम फिनिशिंग लाइन में पहुंचेंगे चीजें इजी होती जाएंगी, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस का नेचर बहुत रिपीटेटिव है, एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया, दूसरा सेम आएगा, तीसरा सेम आएगा, चौथे में तुम्हें समझना शुरू हो जाएगा, तो चिंता मत करो। अब हम इस चैप्टर में क्वेश्चंस को डिवाइड कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स, कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखकर उसमें किस टाइप की स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। तो जो मेरे टाइप 1 क्वेश्चंस हैं, दे आर बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या है वो तुम्हें एग्जांपल समझ आएगा। कौन आ गया भाई? तो वो तुम्हें एग्जांपल देके समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, cot square theta plus 3 cosec theta plus 3 equals to 0. Fine. We want to find the general solution for theta. अब तुम देख सकते हो कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्वाड्रेटिक भी आ गया। This equation can be converted into a quadratic. First of all, this equation can be converted into a quadratic. Tell me, कैसे स्टार्ट करोगे? 1 plus cosec square theta है, हाँ, cosec square theta plus 3 cosec theta plus 2, yes. थीटा -1 रखते ही ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होगी। जब मैंने ऐसे पॉलिनोमियल इक्वेशन मैक्सिमम केसेस में क्वाड्रेटिक ही आएगी, बिकॉज वी हैव सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक ओनली। अगर हायर डिग्री इक्वेशन आती है, मान लो क्यूबिक आती है, तो क्यूबिक को तुम्हें पता है सॉल्व करने तरीका, हिट एंड ट्रायल, उससे तुम रूट्स निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास कॉसेक की एक क्वाड्रेटिक आ गई, ये, और तुम्हें पता है कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे, राइट? तुम्हें पता है कि हाँ, cosec थीटा इक्वल्स टू या तो -1 होगा या फिर -2 होगा। इट इज -1 और -2। फाइन। हाउ टू सॉल्व दिस एंड हाउ टू गेट टू द जनरल सॉल्यूशन? cosec नहीं लिखो, साइन लिख लो। तो क्या आएगा? साइन थीटा इक्वल्स टू -1 और साइन थीटा इक्वल्स टू -12। और तुम्हें पता है साइन थीटा इक्वल्स टू -1 इज एन एक्सट्रीम वैल्यू, अभी लिखा है। तो जनरल सॉल्यूशन लिखते हुए अवॉइड करो वो ओरिजिनल फॉर्मूला, इंस्टेड हम क्या लिखेंगे? सिंपली 2n पाई माइनस पाई बाई 2, बिकॉज जो -1 है हमको पता है कि साइन -पाई/2 की वैल्यू है, तो आंसर 2n पाई माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। यूनियन, हाँ, यहाँ पर तुम डेफिनेटली अपना पुराना फॉर्मूला यूज करो, ये एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है रेंज की, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? n पाई -12 के लिए कौन सा एंगल यूज किया जाए बताओ? साइन ऑफ। Now again you have many choices, right? -30 के लिए, हाँ,
-pi/6 is a better choice, though it is not a principal solution, but pi/6 is smaller in magnitude, तो -pi/6 choose करना better है. Instead you can use 7pi/6 also, जो principal solution, उससे कोई difference नहीं आएगा, आंसर सेम ही है. तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या आ गया, n pi plus -1 to the power n into theta, and theta क्या है, -pi/6. तो ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर. सर ये क्वेश्चंस को ऐसे ही छोड़ देना ना यूनियन में. बिल्कुल, ये क्वेश्चन यहाँ छोड़ देना है. और जेई में अगर ये क्वेश्चन आता, तो यहाँ पे लिखा होता, मैं यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ा रहा हूँ, ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. हर क्वेश्चन में काम करना है, ठीक है. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन -pi to 2pi. चलो अब ये भी करते जाओ. Can you find the number of solutions, number of distinct solutions in -pi to 2pi? कितने solutions होंगे? And ये देखो, ये जनरल सोल्यूशन देखने का फायदा क्या मिलता है. अब इन दोनों सॉल्यूशंस को अलग अलग देखो. पहले हम देखते हैं 2n pi -pi/2 को. -pi से 2pi के बीच में कितने सॉल्यूशंस आएंगे. कुछ ऐसा करो कि लिखना ना पड़े, है ना, केवल हम लॉजिकली इस चीज को काउंट कर लें, इतनी कैलकुलेशन ना हो. फॉर एग्जाम्पल n को अगर हम रखेंगे 0 तो पहुंच जाएंगे -pi/2. -pi/2 इज एक्सेप्टेबल. -pi/2 -pi और 2pi के बीच में आता है. कैन वी सब्स्टिट्यूट अ लेसर वैल्यू 0 से छोटी, लाइक -1? क्या हम यहाँ पर n को -1 डाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि -2pi -pi/2 विल बी लेसर देन -pi. तो ऑब्वियसली n इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा. अब देखो 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद क्या 2 आ सकता है? क्या हम यहाँ पे 2 डाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि 2 डालेंगे तो 4pi -pi/2 विल एक्सीड 2pi. तुम देख सकते हो कि यहाँ पर केवल 2 ही सोल्यूशन होंगे. वो 2 सोल्यूशन क्या है? एक -pi/2 और दूसरा 3pi/2. 2 सोल्यूशन आ गया. अब इस वाले सोल्यूशन पे आओ. यहाँ पर भी देखो तुम n की वैल्यूज क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, सोच के देखो. n इक्वल टू 0 डाल सकते हैं 0. क्या 0 से छोटी वैल्यू डाली जा सकती है, लाइक -1? रख के देखो, क्या तुम यहाँ पर n को -1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? कैन यू सब्स्टिट्यूट n इक्वल टू -1? टेल मी, विल इट सेटिस्फाई? हाँ सर. कैसे? हाँ, -pi और -1 पावर n becomes -1, तो माइनस ऑफ माइनस वापस प्लस हो जाएगा. -pi plus pi/6 -pi से बढ़ाएंगे, तो यस -1 यहाँ पर डाल सकते हैं. देखिए तो करना है. अब -1 डाल सकते हैं, फिर 0 डाल सकते हैं, रेपिटेशन तो है नहीं यहाँ पर. 1 डाल सकते हैं, बिकॉज क्या आएगा 1 डालने पर? pi प्लस pi/6 चलेगा. क्या यहाँ पे 2 डाल सकते हैं? चेक करके बताओ. क्या यहाँ पर n को 2 सब नहीं? क्यों? यस क्या डाल सकते हैं. 2pi -pi/6. हाँ 2 डाल सकते हैं. 2pi -pi/6 इज फाइन. 3 नहीं डाल सकते. So how many solutions? Number of solutions कितने हैं? Number of solutions? 4. 4. क्या? 4. 3. 6. 4 है. 4 4 है ना? 4 solutions. रिपीट नहीं करेंगे. 4 solutions. 6 solutions, 4 distinct Union. solutions. यूनियन है इसलिए हाँ. 6. ओ, अच्छा. क्या चल रहा है? इसको m कर देता हूँ भाई. तुम लोग तो कहीं भी कंफ्यूज हो जा रहे हो यार. ये लो m लिख दिया इसको. अरे भाई लोग, सॉल्यूशन जो है वो n का नहीं है, सॉल्यूशन थीटा के लिए है. थीटा की वैल्यूज क्या क्या आ रही है देखना चाहते हो? जब तुम यहाँ पे रखते हो 0 तो सॉल्यूशन आता है -pi/2. जब तुम रखते हो 1, 2pi -pi/2 आंसर आता है 3pi/2. अब इन चारों को देखो. जब तुम रखते हो -1 रख के देखो, -pi plus pi/6 क्या हो गया? -pi plus pi/6 -pi plus pi/6 क्या हो गया? -5pi/6. n को 0 रख लो, 0 में क्या आता है? -pi/6. n को 1 रख लो, pi
प्लस 5/6 7 5/6 और इनको 2 रख लो 2 पाई माइनस 5/6 कितना हो गया 13 पाई सॉरी 2 पाई माइनस 2 पाई 11 5/6 11 5/6 अब तो बताओगे कितने सोल्यूशन आए हैं कितने डिस्टिंक्ट सोल्यूशन है भाई 6 है ना 2 एंड 4 वो 2 अलग हैं वो 4 अलग हैं कोई 2 बोल रहा है कोई 4 बोल रहा है 6 तो कोई बोल ही नहीं रहा है क्या कंफ्यूजन है भाई सर मैंने 6 बोला था हाँ लेकिन बाकी कुछ लोग 2 बोल रहे थे तो वो जो है इंटरसेक्शन ले रहे थे 0 1 0 1 2 सोल्यूशन आ गए कुछ लोग 4 बोल रहे थे वो यूनियन ले रहे थे 0 1 रिपीट नहीं करेंगे हम 4 को अरे भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात हो रही है ये 2 सॉल्यूशंस अलग हैं और ये 4 सॉल्यूशंस अलग हैं टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ गए 6 टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है 6 हाँ अगर इन 4 सॉल्यूशंस में और इन 2 सॉल्यूशंस में कुछ कॉमन होता जैसे मान लो यहाँ पर भी -5/2 आ गया और चांस है इस बात का कि यहाँ भी मान लो एक सॉल्यूशन -5/2 आ गया तो उसको हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे वी वांट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमेशा डिस्टिंक्ट ही होंगे तो उसमें अगर कोई वैल्यू रिपीटेड है तो उसको एक ही बार काउंट करना है तो मान लो यहाँ पर भी -5/6 की जगह -5/2 आया होता तो हमने नंबर ऑफ सॉल्यूशन 6 नहीं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 5 बोले होते बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होना इस क्वेश्चन में सारे सॉल्यूशन डिस्टिंक्ट तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सर हर क्वेश्चन में हम लोग को चेक करना है क्या चेक करना है सर मतलब ये डाल कहीं कुछ नहीं ये इसमें सेम नहीं आ सकता है क्योंकि ये सॉल्यूशन कोई नहीं इसमें π/6 और π/2 अलग है बिल्कुल यस π/6 में वहां पे पाई ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पे π/2 में 2 पाई ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है सेम सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता ना तो सेम सॉल्यूशन थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा यार अब इसमें पता है क्या है इसमें थोड़ी नंबर थ्योरी इन्वॉल्व और नंबर थ्योरी तुम पढ़ते नहीं हो 10th स्टैंडर्ड में और मैं पढ़ाऊंगा तो फिर पूछोगे कि ये तो ओलंपियाड की चीज है क्यों पढ़ा रहे हो नंबर और नंबर थ्योरी एक्चुअली तो नंबर थ्योरी जो है वो पढ़ानी पड़ेगी इस चैप्टर में नंबर थ्योरी मुझे पढ़ानी पड़ेगी मुझे पता है आगे चल के पढ़ाऊंगा लेकिन अब एक और तरीका देखो इसी चीज को अगर हमारा क्वेश्चन ये जेई में आता नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही पूछा होता तो जनरल सॉल्यूशन बिना लिखे हुए अगर तुम्हें आंसर तक पहुंचना है ध्यान से देखो sin थीटा इक्वल्स टू -1 और sin थीटा इक्वल्स टू -12 को अगर हम ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करें और देखते हैं ग्राफ से कितनी हेल्प मिलती है तो ये हो गया साइन का ग्राफ लेकिन ध्यान रहे तुम्हें ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनाना है तुम्हें ग्राफ बनाना है -π से 2π के बीच में तो ये हो गया देखो 2π वाला पॉइंट और हम जाते हैं -π तक ये रहा पॉइंट -π का 0π ठीक है और साइन थीटा सबसे पहले साइन थीटा इक्वल्स टू -1 साइन थीटा इक्वल टू -1 देखो ये पॉइंट 2 पॉइंट्स पर होगा ऑब्वियसली 2 पॉइंट्स मिलेंगे -1 के लिए 2 पॉइंट्स मिलेंगे एक्सट्रीम वैल्यू और दूसरा था sin थीटा इक्वल्स टू क्या -12 -12 कहाँ पे होगा -12 यहाँ पे होगा फिर से एक लाइन ड्रॉ करो कितने मिल गए 1 2 सर ये ग्राफिकली सॉल्व करना ज्यादा इजी लग रहा है यस यस डेफिनेटली अगर तुम ग्राफिकली अगर तुम काउंटिंग कर रहे हो तो वो कहीं इजी चाहे वो रेपिटेशन हो लेकिन से 2π तक ही क्यों बना रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आया क्या समझ नहीं आ रहा -π से 2π तक ही क्यों बना रहे हैं क्योंकि रेंज वो है ना क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ ये -π से 2π क्वेश्चन में दिया हुआ है ये चेंज हो सकता है किसी क्वेश्चन में -π से 3π हो सकता है किसी क्वेश्चन में -2π से 4π हो सकता है इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन बिकॉज अगर ये रेंज नहीं दी गई तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो इनफाइनाइट है वैसे तो ये रेंज अगर दी जाएगी तो तुम्हें काउंटिंग करनी पड़ेगी और काउंटिंग के 2 तरीके हैं जिसमें अभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि जनरल सॉल्यूशंस ऐसे जनरल सॉल्यूशन पूछे जाते हैं या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यूजुअली नहीं जेई एडवांस और जेई मेन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही पूछे जाएंगे सीईटी और उसके जो लोअर एग्जाम्स है उसमें जनरल सॉल्यूशन पूछे जाएंगे जनरल सॉल्यूशन निकालना कहीं इजी है और काउंटिंग करना कहीं डिफिकल्ट है इसलिए वो जेई का फायदा है समझ रहे हो वो जेई की चीज फिलहाल टाइप 1 में अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जिसको हमने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया ठीक है मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ
या तो फैक्टराइजेशन करना है या फिर तुम्हें किसी पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। फाइन। दूसरा क्वेश्चन, 2 sin x minus cos x into 1 plus cos x equals to sin square x. Solve this equation and Hello, sir. दोनों काम करने हैं। जनरल एक मिनट, कोई वेटिंग रूम में? हाँ सर। तो तुम्हें दोनों काम करने हैं, ध्यान रखना। तुम्हें जनरल सोल्यूशन भी निकालना है और तुम्हें अपने सॉल्यूशंस काउंट भी करने हैं द सेम इंटरवल। क्या इंटरवल था हमारा? -π से, ठीक है, दोनों काम करने हैं। चलो, सबसे पहला काम जो इजी है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस। टेल मी हाउ विल यू प्रोसीड, क्या करोगे? सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख के फिर 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स फिर 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे। नो, मैंने कहा ना, अगर ये फैक्टराइज हो सकता है तो इससे अच्छा क्या होगा? देखो, साइन स्क्वायर एक्स उसने बोला, साइन स्क्वायर एक्स लिखा हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स व्हिच इज 1 माइनस कॉस एक्स इनटू 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। और इससे एडवांटेज क्या मिला कि हम इस 1 प्लस कॉस एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं। चलो कॉमन निकालो, सॉल्व करो, कॉमन निकालो और सॉल्व करो। sin x equal to half and cos x equals to -2. वेट, 1 प्लस कॉस एक्स हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ का बचता है 2 sin x माइनस कॉस एक्स -1 प्लस कॉस एक्स, करेक्ट। तो -1 क्या हो गया भाई? तो कुछ भी हो गया सर, आपने डिलीट किया था सर। अरे इसमें कंट्रोल्स अंडू नहीं है क्या इसमें? चलो कहाँ पहुंचे तुमको? cos x प्लस 1 इंटू, सॉल्व तुमने किया होगा, कहाँ पहुंचे थे? अरे भाई cos x प्लस 1 कॉमन लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आया? 2 sin x minus 1 This cos x. 2 sin x minus 1, cos x कैंसिल हो गया। तो यहां तक पहुंचने के बाद तुम देख सकते हो कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, cos x इक्वल टू -1 और sin x इक्वल टू हाफ। ये दो पॉसिबिलिटीज है ना? बताओ आंसर, जनरल सॉल्यूशन लिख के दिखाओ, जनरल सॉल्यूशन लिख के दिखाओ। सर cos x इक्वल टू -1 का 2n पाई प्लस पाई होगा। करेक्ट। सर पाई इंक्लूडेड है, पाई इंक्लूडेड है, -5 to 2 पाई इंक्लूडिंग बोथ। सो बिल्कुल सही बात है, ये हम देख चुके हैं, इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। 2n प्लस 1 पाई यूनियन sin x इक्वल टू हाफ के लिए n पाई प्लस -1 पावर n इंटू पाई बाई 6। तो ये रहा हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब अगर काउंटिंग की बात आएगी, चलो एक बार फिर मैं यहाँ पर n और m ले लेता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो, इसको 2m लिख लेते हैं। अब बताओ m की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? अगर हम इस तरीके से काउंटिंग कर रहे हैं तो m की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? ऑब्वियसली -1 से। -1 में छोड़, -1 रखेंगे तो -5 आएगा, -5 इज एक्सेप्टेबल। 1 सॉरी 0 रख सकते हैं, 1 नहीं रख सकते, दो ही वैल्यूज हैं। और n की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? यहाँ देखो n कहाँ से स्टार्ट होगा, n कहाँ से स्टार्ट होगा? -1। सर फोर सॉल्यूशंस हो जाएंगे क्या? -5 -1 रखने पर -5 से छोटा आ रहा है भाई, -5 छोटा नहीं होना चाहिए ना, तो -1 नहीं आएगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 पर इसकी वैल्यू π/6 आएगी। सर 4 सॉल्यूशंस है क्या? हां सर, देखो 4 सॉल्यूशंस 1 पर इसकी वैल्यू π - π/6 एक्सेप्टेबल। सर डोमेन क्या दिया? -π 2π, -π से 2π। अच्छा अच्छा।
तो देख सकते हो कि यहाँ पर भी दो आंसर्स हैं और यहाँ पे भी दो आंसर्स हैं। एंड यू कैन ऑल्सो लिस्ट योर सॉल्यूशंस। ये 4 ही आ रहे हैं तो लिस्ट कर लो। -1 का मतलब क्या है? -5। 0 का मतलब क्या है? 5। तो दो सॉल्यूशंस तो ये हैं। यहाँ पे 0 का मतलब क्या है? π/6। और यहाँ पे 1 का मतलब क्या है? π - π/6 एंड 5 π/6। यार 4 सॉल्यूशंस, कहीं कोई रेपिटेशन नहीं है। 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। ग्राफिकल मेथड, cos x का हमने सर ग्राफ ग्राफ से ही किया मैंने। ग्राफ से किया, ठीक है। cos x का मैंने ग्राफ बनाया। कहां से कहां तक? -π से 2π। और sin x का भी ग्राफ बनाया। sin x का हमने ग्राफ बनाया -π से 2π। और अब काउंट किया cos x इक्वल टू -1। cos x इक्वल्स टू -1, तुम देख सकते हो -1 इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो -1 2 पॉइंट्स पर होगा। और sin x इक्वल टू हाफ, sin x इक्वल टू हाफ इस इंटरवल में 2 पॉइंट्स पर होगा। तो वही दो सॉल्यूशंस और यहाँ पे ये दो सॉल्यूशंस देखिए। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए? 4 सॉल्यूशंस। सर ग्राफिकली करना यहाँ पर इजी पड़ रहा है या जनरली इजी पड़ेगा? यहाँ पे इजी पड़ रहा है। कुछ जो बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे ना, उसका ग्राफ प्लॉट करना भी मुश्किल होगा। और वहाँ पे इसीलिए मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ ना। मैं दोनों मेथड्स इसीलिए बता रहा हूँ कि पहला मेथड तुम्हें ट्रिकी लग रहा होगा और दूसरा इजी लग रहा होगा, बिकॉज इनके ग्राफ प्लॉट करने इजी। फिर इंटरवल्स पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना ग्राफ से। नहीं, इंटरवल बढ़ेगा थोड़ी, रिपीटेड है तो लॉजिकली काउंटिंग हो जाएगी। लेकिन अब मान लो sin x की जगह पर sin 3x + θ आ गया, कुछ ऐसा कुछ हो गया जिससे ग्राफ प्लॉट करना मुश्किल हो गया। सर वो 3 टाइम्स श्रिंक हो जाएगा ना फिर अगर 3x है तो। वो सही है, सही है। और इंटरवल हो गया 0 to 5 उतना बड़ा ग्राफ बनाने में बहुत टाइम मिल जाएगा, काउंटिंग मिस्टेक्स होने के चांसेस। बट ये जो है ना बड़ा लॉजिकल, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर 0 1 रख के देखने की जरूरत नहीं। एक स्मॉलेस्ट वैल्यू और एक ग्रेटेस्ट वैल्यू के बीच में सब कुछ एक्सेप्टेबल ही होगा ना, तो काउंटिंग बहुत इजी हो जाएगी जनरल सॉल्यूशंस। बट वो सब तुम्हें सिखाया जाएगा धीमे धीमे, जल्दी क्या, अभी तुम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस में। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज क्या हो गया भाई, इसको क्रैश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan square theta equals to √3 plus √3 - 1 into tan theta, where theta belongs to -π/2 to π/2. Find the number of solutions. Find the number of solutions and also the general solution. हाँ भाई, सर इसमें भी सेम इंटरवल -π to 2π। नहीं ये दिया ना -π/2 प्लस कर देंगे। तो क्या है भैया, tan थीटा की इक्वालिटी की तो है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन tan थीटा। इसको तुम फैक्टराइज बहुत इजीली कर सकते हो इनफैक्ट,
क्योंकि जो फर्स्ट टू टर्म्स है देखो माइनस रूट थ्री टैन थीटा एंड प्लस टैन थीटा माइनस रूट थ्री, तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो या फिर तुम फैक्टराइज कर लो। टैन थीटा क्या आएगा, टैन थीटा प्लस वन इंटू टैन थीटा माइनस रूट थ्री इक्वल टू 0। तो क्या होगा जनरल सोल्यूशन? सर इंटरवल tan theta equals to -1 और tan theta equals to so theta equals to, सबसे पहले हम लोग जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, है ना, कुछ और करने से पहले बोर्ड वाला काम सही हो जाए। तो -1 के लिए हम कौन सा एंगल यूज कर सकते हैं? 3π/4 भी यूज कर सकते हैं और देखो हम -π/4 भी यूज कर सकते हैं। आई प्रेफर -π/4, क्या फर्क पड़ता है? और tan theta equals to tan π/3। Tell me, theta equals to n pi minus π/4 प्लस होता है बट माइनस का यूनियन, यहाँ पे n यूज कर लो, m pi प्लस π/4। क्या आ गया जनरल सोल्यूशन। n and m belongs to n। अब बात आई काउंटिंग की। काउंटिंग की बात है, बहुत आसान है, -π/2 से +π/2 के बीच में साफ दिख रहा है कि हम n को रख सकते हैं 0। इस सोल्यूशन में n को 0 रख सकते हैं और कुछ नहीं रख सकते, बिकॉज 1 रखेंगे तो ये एक्सीड कर जाएगा π/2 को और -1 रखेंगे तो ये -π से छोटा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम n को 0 रख सकते हैं, π/3 आ जाएगा, और कुछ रखा 1 रखा तो ये π से बड़ा हो जाएगा और -1 रखा तो ये -π/2 से छोटा हो जाएगा। सो वी हैव only two values possible और वो दो वैल्यूज क्या हैं, -π/4 एंड π/3। दो ही आंसर समझ आ रहा है? हाँ, सबका आंसर है, बताओ भाई। यस सर। हाँ क्या सर हाँ सर यस सर। एक क्वेश्चन और कर लो। अभी समझो कुछ खास अभी नहीं हुआ, बस ठीक है, मैं थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लिया। अच्छी बात। 10 tan square theta plus 3 equals to 0। ठीक है, दो काम करने हैं, तो वही अपना जनरल सॉल्यूशन और दूसरा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन -2π to 3π। चलो सॉल्व करते हैं इसको। It is a polynomial equation, and obviously it is a polynomial equation in tan theta, 4-degree polynomial, but can be easily converted into a quadratic of tan square। तो अगर हमने यहाँ पर tan square theta को x दिया, ये जाएगा 3x square minus 10x plus 3 equals to 0। क्या रूट्स हैं इसके? रूट्स क्या हैं इसके? 3n 1/3। यस सर। 3 और 1/3। What is x? X is tan square theta. So tan square theta equal to 3 और tan square theta equals to 1/3। अब बताओ tan square theta equal to 3 का सोल्यूशन क्या होगा? जनरल सोल्यूशन theta equals to n pi plus minus +-π/6 3 6 π/3। हाँ, यूनियन यहाँ पे आएगा n pi plus minus π/6। n pi plus minus π/3, n pi plus minus π/6। ठीक है सर इंटरवल इसमें क्या है? इंटरवल है -2π से 3π। -2π to 3π।
ठीक है। अब इसके सॉल्यूशंस अगर हम काउंट करें इसके n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अब मुझे थोड़ा फास्ट करके दिखाओ, बहुत टाइम हो गया। एक एक वैल्यू मत रखो, एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करो। मुझे डायरेक्टली बताओ कि n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, क्या रखना चाहिए, n की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? -1 -2 -2 से स्टार्ट हो सकता है। यस, -2 से स्टार्ट हो सकता है। वो अलग बात है कि -2 पर दो सोल्यूशन नहीं आएंगे, एक ही आएगा। -2 पे एक ही आएगा। बिकॉज हाँ, -2 पाई प्लस पाई बाई 3 तो एक्सेप्टेबल है, बट -2 पाई माइनस पाई बाई 3 एक्सेप्टेबल नहीं है। तो -2 के करस्पॉन्डिंग एक सोल्यूशन आएगा। ये प्लस माइनस की वजह से दो दो सोल्यूशन आ रहे हैं, काउंटिंग ध्यान रखना भाई। एक सोल्यूशन आएगा -2 पाई प्लस पाई बाई 3 और एक सोल्यूशन आएगा -2 पाई माइनस पाई बाई 3, जिसमें -2 पाई माइनस पाई बाई 3 एक्सेप्टेबल नहीं है, वो -2 पाई से छोटा है। ऑलराइट, -1 रख सकते हैं। कितने सोल्यूशन आएंगे? 2, 0 पर 2, 1 पर 2 और 2 पर फिर 2 पे भी 2 है, 3 पे 1 है। क्योंकि ये 3 पाई तक गया, करेक्ट। 3 पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए। तुमने जब n को 3 रखा, देखो 3 पाई प्लस पाई बाई 3, 3 पाई प्लस पाई बाई 3 3 पाई से बड़ा हो गया, एक्सेप्टेबल नहीं। बट 3 पाई माइनस पाई बाई 3 एक्सेप्टेबल है, और ये एक सोल्यूशन है। सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस? 10 सॉल्यूशंस। अब 10 सॉल्यूशंस केवल यहां से आए हैं भाई। अब इसको देखना पड़ेगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। Do you think anything will change because these नहीं two सर, इसके भी solutions? 10 सॉल्यूशंस ही आएंगे और हाँ मतलब सर, इसके सेम भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फिर सेम ही रहेगा। तो सेम रहेगा। बिल्कुल, देखने में हाँ भी सर। सेम है। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे पाई बाई 3, यहाँ पे पाई बाई 6, तो चेंज होना नहीं चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी 10 सॉल्यूशंस आएंगे और टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे 20 सॉल्यूशंस। इन 20 सॉल्यूशंस में, आई मीन इन 10 सॉल्यूशंस में और इन 10 सॉल्यूशंस में क्या गारंटी है कि कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है? टेल मी, हाउ विल यू चेक कि इन दोनों सॉल्यूशंस में कोई कॉमन सॉल्यूशन है कि नहीं? क्योंकि अगर कॉमन सॉल्यूशन है तो फिर आंसर 20 रॉन्ग हो जाएगा ना। कोई भी अगर एक कॉमन सॉल्यूशन निकला, मान लो एक कॉमन सॉल्यूशन निकला है, तो आंसर 20 नहीं 19 हो जाएगा। तो how हम will I पाई check? के किसी भी मल्टीपल से या तो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं दो अलग अलग एंगल्स, तो फिर कभी इक्वल नहीं होगा ना, क्योंकि वो जो हो दो सकता है। एंगल्स सब्ट्रैक्ट और बहुत ऐड कर रहे हैं वो सिंपल भी सी बात है। दूसरे का मल्टीपल नहीं है। कॉमन सॉल्यूशंस चेक करने के लिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इन दोनों सॉल्यूशंस को इक्वेट कर देना है। n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। अगर कोई कॉमन सॉल्यूशन होता है, कॉमन सॉल्यूशन मतलब क्या है कि ये चीज इसके इक्वल हो जाएगी, राइट? अब चलो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो पाई पाई तो कैंसिल हो गया। n प्लस माइनस 1/3 इक्वल्स टू m प्लस माइनस 1/6। लेट्स चेक ऑल पॉसिबल केसेस। ऑल पॉसिबल मतलब कभी प्लस माइनस है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, सारे केसेस चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक बोथ प्लस, दोनों को प्लस ले लो तो क्या आएगा बताओ? n प्लस 1/3 इक्वल्स टू m प्लस 1/6, राइट? 1/6 को इधर शिफ्ट कर लो, 1/3 माइनस 1/6 इज 1/6, तो क्या आ गया? n प्लस 1/6 इक्वल्स टू m। इज इट पॉसिबल? क्योंकि n भी एक इंटीजर है, m भी एक इंटीजर है, इट इज डेफिनेटली अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये पॉसिबल नहीं है। अगर तुमने दोनों को माइनस लिया होता, मतलब यहाँ भी -1/3 वहां भी माइनस, मतलब ऐसा n माइनस 1/3 इक्वल्स टू m माइनस 1/6, तो रिजल्ट आया होता n इक्वल्स टू m प्लस 1/6। अगेन ए कॉन्ट्राडिक्शन। इन एनी केस, किसी भी केस को देख लो, मान लो एक को प्लस ले लेते हैं, इसको प्लस ले लिया और इसको माइनस ले लिया, अब क्या होगा? 1/3 और 1/6 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। n प्लस हाफ इक्वल्स टू m इज अगेन अ कॉन्ट्राडिक्शन। व्हाट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन? बिकॉज इंटीजर में हाफ ऐड करेंगे तो इंटीजर नहीं आ सकता। In every case, we are getting a contradiction. That means these two solutions can never be equal. And if these two solutions can never be equal, तो फिर इन दोनों solutions में कुछ भी common बस हम यही सेम चीज ग्राफ से भी ज्यादा इजीली प्रूव कर सकते हैं ना। ग्राफ से दिखा सर अगर एक कॉमन आ गया तो
कितने सॉल्यूशंस हम लोग कॉमन लेंगे? भाई अगर मान लो एक सोल्यूशन तुम्हें कॉमन आ गया तो तुमने जिस चीज को 2 बार काउंट किया उसको एक बार काउंट करना, तो एक -1 हो जाएगा, तो 20 का 19 हो जाएगा। 2 कॉमन आ गए तो फिर वो 18 हो जाएगा, ऐसे वो सब होता है। तो ये सब चीजें जो है आगे आएंगी। नहीं सर, हमने जो कोई चेक बात किया नहीं, ना आज अभी देखो। कॉमन सॉल्यूशन के लिए हमने चेक किया ना इक्वेट करके, अगर इतने सारे केसेस बने ना उसमें अगर एक भी कॉमन आ गया तो हम लोग कितना सॉल्यूशंस निकालेंगे? हाँ, अब अगर मान लो ऐसा आ गया होता, मान लो कॉन्ट्राडिक्शन ना आया होता, मान लो तुम्हें मिल गया होता, मान लो हमें मिल गया होता n equals to m+1, सपोज मिल गया होता n equals to m+1। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि जब n 1 है और m 0 है, सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो सोल्यूशन सेम। जब n 2 है और m 1 है तो सोल्यूशन सेम। तो तुमने n की वैल्यूज क्या क्या रखी है? देखो n की वैल्यूज हमने क्या क्या रखी है, n की वैल्यूज यहाँ पे क्या क्या रखी है, -2 से और 3 तक रखी है। ये सारे जो है कॉमन सोल्यूशन हो जाएंगे, सारे के सारे। कहाँ से कहाँ तक? जहां तक वो एक्सेप्टेबल है, जहां तक हम n की वैल्यूज वेरी करवा रहे हैं। -2 से लेकर और 3 तक जो n की वैल्यूज अगर रखी जाए, n की वैल्यूज -2 से और 3 तक अगर रखी जाती हैं तो m+1 इक्वल्स टू भी -2 से 3 तक आएगा, और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या होंगी n की? -3 से लेकर और 1 सेपरेट और 2 तक। तो ये सारे कॉमन हो जाएंगे। कितने कॉमन होंगे? कितने कॉमन होंगे बताओ? 9। कौन सा कॉमन नहीं हुआ? कौन सा सोल्यूशन कॉमन नहीं हुआ? सर m is equal to 3 m is equals to minus, क्योंकि m भी जो है वो -2 से स्टार्ट हुआ है, तो ये एक सोल्यूशन कॉमन है, बाकी सारे सोल्यूशन कॉमन हो गए। तो यहीं पर नंबर थ्योरी है, और इसको आगे मत पूछो वरना कुछ लोगों का बीपी हाई हो जाएगा और तुरंत भाग जाएंगे। इसलिए इसकी बात मैं आराम से करूंगा, जब कॉमन आएगा तो क्या करना है, काउंटिंग कैसे करनी है, क्योंकि ये अलग लेवल की बात है, और एकदम लास्ट में आएगा। कॉमन सोल्यूशन आएगा, उसके एक एग्जांपल दिखाइए ना, मतलब नहीं अभी नहीं दिखाऊंगा ना, अभी मैं ये गलती नहीं करूंगा भाई, क्योंकि इतने में ही मुझे पता है लोगों का बीपी हाई हो चुका है। अब इसके बाद कॉमन सॉल्यूशंस लेके और नंबर फिर कुछ लोग ने ऑलरेडी छोड़ दिया। हाँ सर, 9 से 80 आ गए, 14 लोग मतलब टोटल में चले गए। हाँ पता है, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ तक जो हमने किया है उस पर बेस्ड मैं 4-5 क्वेश्चन दूंगा, उनको तुम सॉल्व, ज्यादा नहीं, केवल 4-5, क्योंकि सीए है अपना, सीए पे पूरा फोकस करो। और फिर कह रहा हूँ कि केवल ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक बराबर है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट, ढंग से पढ़ लो। मेन का जो लेवल है, जो तुमने कल सॉल्व किया, कल का पेपर था, तुमने देखा पेपर इजी था, पेपर कोई डिफिकल्ट नहीं था, मेन का पेपर उसी लेवल का है, थोड़ा बेटर होगा तो अच्छा है, लेकिन एक्चुअल मेन लेवल नहीं है। हाँ एडवांस में कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं मेन के पेपर में कितना एम रखना चाहिए? हाँ मेन के पेपर में एम कितना करना चाहिए? अब स्पीड पे डिपेंड करता है, अगर तुम सारे कर सकते हो सारे। मतलब स्पीड अच्छे रखने के लिए हम लोग कैसे शुरुआत करें? पहले मैथ्स करें या पहले केमिस्ट्री, या पहले केमिस्ट्री कर? मैं केमिस्ट्री, सबसे पहले केमिस्ट्री करना चाहिए, लेकिन वो तब जब ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाए, जल्दी हो जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में तो टाइम लगता ही है। क्योंकि मेरा जब टेस्ट था ना, उसमें मैं तीन क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाया। सबसे जो अच्छा लगता है ना, स्टार्ट वहां से करना चाहिए। मेरा ऐसा मैं तो ऐसे करता हूँ, जो मुझे सबसे अच्छा लगता था मैं उसी से स्टार्ट करता। मैंने मैथ्स चूज किया था या फिजिक्स चूज किया था? सर एक डाउट है, अगर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो प्लस माइनस लेना है क्या? नहीं, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर 1 है तो फिर तुम्हारा sin स्क्वायर π/2 हो गया ना, वो तुम्हारा n पाई प्लस माइनस π/2 आ गया। मतलब उसमें प्लस माइनस लेके क्या करोगे, फायदा क्या? और वो एक्सट्रीम वाला केस भी है, जिसमें 2n पाई प्लस π/2 और 2n पाई माइनस π/2 आ जाएगा, तो उसको मर्ज कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि हाँ सर जो अभी हमें क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें कॉमन सॉल्यूशन वाला वो नहीं रहेगा ना? नहीं, अभी मैं जो भेजूंगा उसमें कॉमन सॉल्यूशन नहीं रहेगा। सर लीव कर सकते हैं?
सीए का भी रिजल्ट इमीडिएटली आ जाएगा।